और यहीं से ही क्रिश्चियनिटी का जन्म हुआ। जीसस क्राइस्ट ने ज्यूस से हटकर क्रिश्चियनिटी की शुरुआत की। दुनिया के इतने बड़े रिलीजन ज्यूस और क्रिश्चियन बने, मक्का मदीना के बाद मुस्लिम कम्युनिटी के लिए यह एरिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना। आज की डेट तक भी ज्यूस लोगों को इसके लिए ब्लेम किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मुस्लिम कम्युनिटी के हजरत मोहम्मद जी थे, अब आप समझ सकते हैं कि जेरूसलम का जो एरिया है वो तीनों कम्युनिटी के लिए क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद ज्यूस कम्युनिटी थी वो अपने लैंड को भूले नहीं थे, यानी कि इजराइल को एक नया देश बनाने की जो बात थी इसका सपोर्ट किया, जो अरबों द्वारा रखा गया था, जो कि बेसिकली मुस्लिम कम्युनिटी का था। फूट डालो और राज करो, ये जो स्ट्रेटेजी थी ब्रिटिशर्स इस एरिया पर अप्लाई कर रहे थे, जैसा कि उन्होंने इंडिया पर भी किया था। ज्यूस लोगों की एक खास बात थी कि वे कभी वॉर मारा नहीं करते थे। जब अरब कंट्री ने मिलकर इनके खिलाफ हमला किया था तब पूरी दुनिया को चौंका दिया था, इसलिए इंडिया ने फिलिस्तीन का सपोर्ट किया। अरब देश थे वे बिल्कुल भी खुश नहीं थे, सारे अरब देशों को हार का सामना करना पड़ा। इंडिया पाकिस्तान के बीच जो हमेशा से एक दूसरे को लेकर डिबेट छिड़ी होती है, कभी कश्मीर के मुद्दों पर तो कभी एक दूसरे की कमी निकालने में। हालांकि इंटरफेयर करने की आदत तो हमेशा से पहले से ही पाकिस्तान ही करता है। इतिहास गवाह है, चाहे 1971 की वॉर हो, चाहे 1999 की कारगिल वॉर, इन सारे घटना के परिणाम पूरी दुनिया को पता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम भारत पाकिस्तान के मुद्दों से हटकर कुछ इसी प्रकार के यूरोप के दो देशों के बारे में बात करेंगे जहाँ के टेंशंस कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट की तरह ही सिमिलर्स हैं। मैं बात कर रहा हूँ मिडिल ईस्ट के दो ऐसे देशों के बारे में जो कि एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन को होल्ड करते हैं, जिन देशों का नाम है इजराइल और फिलिस्तीन। हालांकि इन देशों के बीच जो टकराव है वो बॉर्डर डिस्प्यूट और रिलीजियस चीज़ों को लेकर है, जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है। इस टॉपिक को समझने के लिए हमें इजराइल और फिलिस्तीन के इतिहास को समझना पड़ेगा। इंडिया से वेस्ट यानी कि पश्चिम की ओर यह है देश इजराइल, और ये जो डार्क कलर का एरिया जो आप देख रहे हैं यह वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप, और यह है फिलिस्तीन देश। इजराइल के अंदर ही फिलिस्तीन है, और ये जो स्टार वाली जो जगह देख रहे हैं यह है जेरूसलम। और जेरूसलम ही मेन रीज़न है जिसकी वजह से क्रिश्चियन, ज्यूस और मुस्लिम कम्युनिटी में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। इन सभी चीज़ों की शुरुआत 1047 BC में हुई थी। उस वक्त पर इस जगह पर किंगडम ऑफ द इजराइल हुआ करता था, जहाँ पर बेसिकली ज्यूस लोगों का राज था, जिसे ज्यूस किंग सोलोमन रूल किया करते थे। उस समय इसकी कैपिटल जेरूसलम हुआ करती थी, और इसी जगह पर किंग सोलोमन ने ज्यूस का पहला मंदिर बनवाया गया था, जिसका नाम था टेम्पल माउंट, जहाँ पर ज्यूस लोग रेगुलरली पूजा किया करते थे। और समय समय पर इस टेम्पल माउंट को बनवाया और तोड़ा गया, जैसे कि ईयर 586 BC में बेबीलोनियन ने इसे तोड़ा। उसके बाद पर्शियन ने इसे बाद में फिर से बनवाया, जिस वजह से इस टेम्पल का नाम सेकंड टेम्पल पड़ा। इसके बाद रोमन्स के द्वारा इस टेम्पल को फिर से तोड़ा जाता है, जिसके बाद इसकी सिर्फ एक दीवार ही बचती है। और इस टाइम पर जो ज्यूस थे वो बेसिकली यूरोप पे सेटल होने लगे, क्योंकि उन पर भयंकर जुल्म किया जाने लगा और उन्हें मारे जाने लगा, जो कि मैं अभी आपको कहानी में आगे बताने वाला हूँ कि ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे की कारण क्या थी। तो हुआ कुछ यूँ कि ज्यूस के ही एक परिवार में जीसस क्राइस्ट पैदा होते हैं, जो कि बेसिकली ज्यूस थे, और यहीं से ही क्रिश्चियनिटी का जन्म हुआ। जैसा कि गौतम बुद्ध जी एक हिंदू थे, लेकिन उनकी टीचिंग और आइडियोलॉजी हिंदुइज्म से हटकर थी, जिसकी वजह से बुद्धिज्म रिलीजन का जन्म हुआ। ठीक उसी तरह जीसस क्राइस्ट ने ज्यूस से हटकर क्रिश्चियनिटी की शुरुआत की। जीसस अपनी टीचिंग और आइडियोलॉजी के चलते काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने लगे, और ये चीज़ ज्यूस लोगों को पसंद नहीं आई, और बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि ज्यूस ने जीसस क्राइस्ट को जेरूसलम में बीच चौराहे पर क्रॉस पर लटकाने के बाद उनके हाथ पर कील ठोक दी गई, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई, जिसकी वजह से ज्यूस कम्युनिटी के लिए लोगों में नफरत बढ़ने लगी। आज की डेट तक भी ज्यूस लोगों को इसके लिए ब्लेम किया जाता है। फिर कुछ सालों तक सब चीज़ ठीक चलता रहा, लेकिन ईयर 306 में रोमन एम्पायर के किंग वेलेरियस की डेथ हो जाती है। इसके बाद इनके बेटे कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट रोमन एम्पायर के किंग बनते हैं, और ये रोमन एम्पायर के पहले ऐसे किंग थे जिन्हें क्रिश्चियनिटी पसंद आ गई और इन्होंने क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर लिया। और इनके क्रिश्चियन बनने के बाद पूरे रोमन एम्पायर में क्रिश्चियनिटी फैलती है। लेकिन जीसस को ज्यूस ने मारा था तो ज्यूस के खिलाफ नफरतें भी काफी ज्यादा फैलती है, और इन्हीं के राज में ज्यूस लोगों को पूरी तरह से मारा पीटा जाता है। इसीलिए ज्यूस लोगों को रोमन एम्पायर छोड़कर पूरी दुनिया में भागना पड़ा, स्पेशली यूरोप में ये लोग जाते हैं। और जिस जगह पर जीसस क्राइस्ट को मारा गया था उस जगह पर कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट ने चर्च ऑफ द होली सेपल्कर बनवाया, और ये जो चर्च बनवाया गया था वो 2 किलोमीटर की दूरी पर था टेम्पल माउंट वाली जगह से। इस जगह को ज्यूस लोगों के द्वारा टेम्पल माउंट तो कहा जाता था, लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो इस जगह को हरम अल शरीफ के नाम से जानती है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या थी वो मैं अभी आपको बताऊंगा आगे। इसके बाद 638 AD में रोमन एम्पायर को हराकर अरब आर्मी ऑफ उमर आती है, और इसके बाद अरब आर्मी के द्वारा जहाँ पर टेम्पल माउंट था उस जगह पर डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मस्जिद बनवाई जाती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो मुस्लिम कम्युनिटी के हजरत मोहम्मद जी थे उन्होंने इस जगह पर प्रेयर की थी, और जहाँ पर प्रेयर की थी उस जगह पर बना अल अक्सा मस्जिद, और इसी जगह पर एक पत्थर था जहाँ पर वो पैर रखकर जन्नत की ओर चले गए, और इस पत्थर वाली जगह पर उन्होंने बनवाया डोम ऑफ द रॉक। ये है डोम ऑफ द रॉक, और ये है अल अक्सा मस्जिद, और ये है द वेस्टर्न वॉल। इस पूरे एरिया को ज्यूस टेम्पल माउंट कहते हैं, और वहीं पर मुस्लिम कम्युनिटी इस जगह को हरम अल शरीफ के नाम से जानती है। और ये जो अल अक्सा मस्जिद है इसमें नॉन मुस्लिम अलाउड नहीं है,
ठीक उसी तरह जैसे कि भारत के उड़ीसा राज्य के जगन्नाथपुरी मंदिर में नॉन हिंदूज अलाउड नहीं है और जो ज्यूज है वो इस जगह पर वेस्टर्न वॉल पर पूजा कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि इस जगह से 2 किलोमीटर की दूरी पर चर्च ऑफ द होली साइकल्पर है और अराउंड ये जो 37 एकड़ का जो एरिया है यह क्रिश्चियन, ज्यूज और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जेरूसलम का जो एरिया है वो तीनों कम्युनिटी के लिए क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दुनिया के इतने बड़े रिलीजन ज्यूज और क्रिश्चियन बने, मक्का मदीना के बाद मुस्लिम कम्युनिटी के लिए यह एरिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना। इसी कारण से इस एरिया को लेकर रिलीजियस वे में काफ़ी ज़्यादा इशू है। तीनों कम्युनिटी इसे लेना चाहते हैं। तो जैसा मैंने कि आपको बताया कि रोमन एम्पायर के इन्फ्लुएंस में ज्यूस लोगों को बुरी तरह से मारा पीटा जाने लगा और पूरी दुनिया में उन्हें अलग अलग जगह पर असाइलम लेना पड़ा, स्पेशली यूरोप में। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद ज्यूस कम्युनिटी थी वो अपने लैंड को भूले नहीं थे और अगर पूरी दुनिया में अगर कोई ज्यूस होगा वह पूरी दुनिया में कहीं भी हो वह अपना मुंह जेरूसलम का जो टेम्पल माउंट है उसका जो वेस्टर्न वॉल है उसी की तरफ ही मुंह कर हमेशा पूजा करेगा। अब ईयर 1891 आते आते ज्यूस लोगों का जो किंगडम था, किंगडम ऑफ द इजराइल, उसमें अब अरब लोगों का राज था और फिर यहीं से इजराइल का नाम फिलिस्तीन कंसीडर किया जाने लगा। और इसी पर्टिकुलर टाइम से पूरी दुनिया में इस एरिया को फिलिस्तीन नाम से पहचान मिली जो अरबों द्वारा रखा गया था, जो कि बेसिकली मुस्लिम कम्युनिटी के थे। लेकिन जो ज्यूस थे उन्हें जीसस वाली घटना से पूरी दुनिया उन्हें कसूरवार ठहराने लगी। उन्हें जीसस वाली घटना से कसूरवार ठहराया जाता था और उन्हें काफी ज्यादा हेट का भी सामना करना पड़ा। यूरोप में और अलग अलग जगहों पर ज्यूस के साथ कई प्रकार के भेदभाव किए जाने लगे, जैसे कि रॉबरी, डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस। जो ज्यूस यूरोप में रहते थे उनका प्रोफेशन, जमीन छीनी जाने लगी, वे पब्स और पब्लिक प्लेसेस पे अलाउड नहीं थे और भी कुछ चीजें थी उस वक्त, जैसे कि ज्यूस जो थे वे ब्याज का काम किया करते थे जो कि क्रिश्चियनिटी में सही नहीं माना जाता और चर्च भी इसको अलाउ नहीं करती। इसी सब चीजों की वजह से ज्यूस कम्युनिटी में अपने लैंड किंगडम ऑफ द इसराइल में वापस जाने की और एक इसराइल देश बनाने की चाह थी जो कि अब फिलिस्तीन नाम से जाना जाता था। और ये सब तो चल ही रहा था। फिर ईयर 1914 पास आता है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होने वाली थी। वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन और जर्मनी एक दूसरे के खिलाफ थे। ऑटोमन एम्पायर जो किंगडम ऑफ द इसराइल पर राज कर रहे थे वो बेसिकली जर्मनी के सपोर्ट में थे और इस वॉर में जो ज्यूस कम्युनिटी थी वो बेसिकली ब्रिटेन के सपोर्ट में था और ब्रिटेन ने ज्यूस लोगों को खुश करने की कोशिश की और जियोनिज्म का सपोर्ट किया, यानी कि इसराइल को एक नया देश बनाने की जो बात थी इसका सपोर्ट किया। इस चीज को ब्रिटेन ने काफी जोरों शोरों से सपोर्ट किया और एक डिक्लेरेशन भी दी जिसे बिल्फर ऑफ डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। इस डिक्लेरेशन में लिखा गया था, इस मजिस्ट्रेट गवर्नमेंट व्यू विथ फेवर एस्टेब्लिशमेंट इन पैलेस्टीन ऑफ अ नेशनल होम फॉर अ ज्यूइश पीपल। ईयर 1918 में वर्ल्ड वॉर खत्म होती है और ब्रिटेन इस वॉर को जीत जाता है और जर्मनी की हार होती है और ब्रिटेन गवर्नमेंट के द्वारा ऑटोमन एम्पायर जो कि किंगडम ऑफ द इसराइल पर राज करती थी उसको हटाया जाता है। ब्रिटिशर इस एरिया पर रूल करना चालू कर देती है क्योंकि ज्यूस ने वॉर में खुलकर ब्रिटेन का सपोर्ट किया था और ब्रिटेन वॉर भी जीत चुका था। ब्रिटेन गवर्नमेंट के द्वारा बेल्फार ऑफ डिक्लेरेशन को फॉलो किया गया और यूरोप में जो ज्यूस लोग रहते थे उन्हें फिलिस्तीन में माइग्रेट करवाना चालू कर दिया। फिलिस्तीन में अरब पॉपुलेशन ज्यादा थी, यानी कि फिलिस्तीनियन ज्यादा थे और इसके बाद इस एरिया पर ज्यूस लोग आकर रहने लगे और ज्यूस का जो ऑर्गेनाइजेशन था वो ज्यूस लोगों को फंडिंग देना स्टार्ट किया, जिससे जो ज्यूस थे वो फिलिस्तीन में आकर जमीन खरीदने लगे और वहाँ पर रहना चालू किया। 1878 के ऑटोमन सेंसस के हिसाब से पैलेस्टीन एरिया का जो टोटल पॉपुलेशन थी वह 4.7 लाख थी, जिसमें सिर्फ 25,000 ज्यूस पीपल थे और बाकी के सारे अरब्स थे। लेकिन 1914 के आते आते ज्यूस की पॉपुलेशन 85,000 हो गई और ये आगे चलकर पॉपुलेशन कहीं ज़्यादा बढ़ने वाली थी और ज्यूस के इसी मूवमेंट की वजह से जो पैलेस्टीन है और उसके आसपास का जो देश है उन्होंने खुलकर इसका विरोध किया। ब्रिटेन का इस मुद्दे पर यह कहना था कि वो पैलेस्टीन में पीस यानी कि शांति स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन बाद में कुछ एविडेंसेस से ये पता चला कि ब्रिटेन ये सब जानबूझकर कर रहा है, जिससे ब्रिटेन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफी ज्यादा फायदा हो रहा था। फूट डालो और राज करो, ये जो स्ट्रेटेजी थी ब्रिटिशर्स इस एरिया पर अप्लाई कर रहे थे, जैसा कि इन्होंने इंडिया पर भी किया था। अरब्स ने ब्रिटिशर्स को ये मल्टीपल्स टाइम अप्रोच किया कि जो फिलिस्तीन में ज्यूस लोगों का जो इमिग्रेशन है इसे लिमिट किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1919 से 1923 के बीच ईस्टर्न यूरोप से 30,000 ज्यूस आए। 1924 से 1926 में पोलैंड से 50,000 ज्यूस आए और इसके बाद 1933 से 1936 के बीच 1.74 लाख ज्यूस फिलिस्तीन आए। और ज्यूस लोगों की भी मजबूरी थी कि इन्हें यूरोप से इतने बड़े स्केल पर फिलिस्तीन आना पड़ा, क्योंकि यूरोप में तेजी से हिटलर का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से ज्यूस लोगों को मारा जाने लगा। एक तो जीसस क्राइस्ट की डेथ के बाद पूरी दुनिया से उन्हें हेट मिलता था और इन्हें एंटी क्रिश्चियन माना जाता था और यूरोप में हिटलर के राइज में 60 लाख ज्यूस को मारा जा चुका था, जिसकी वजह से उनके पास फिलिस्तीन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है और इस बार अरब ने हिटलर यानी कि जर्मन का सपोर्ट किया
और पिछली बार की तरह ज्यूस ने ब्रिटेन का सपोर्ट किया। जो यूएस, यूएसएसआर, ब्रिटेन वो इस वॉर में एक ही साइड पर था। और कुछ सालों बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है। इस वॉर का नतीजा ये होता है कि जर्मनी इस वॉर को फिर से हार जाता है और इस वॉर के दौरान लाखों ज्यूस ने अपनी जान गंवाई। अच्छा, ज्यूस लोगों की एक खास बात थी कि वे कभी वॉर हारा नहीं करते थे, क्योंकि वो हमेशा से अपने अस्तित्व के लिए लड़ा करते थे। जब अरब कंट्री ने मिलकर इनके खिलाफ हमला किया था तब पूरी दुनिया को चौंका दिया था इन्होंने, जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद होता कुछ ऐसा है कि सारे कंट्रीज मिलकर यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जिससे वर्ल्ड वॉर जैसी डिजास्टर मूवमेंट को रोका जा सके, ताकि दुनिया में और भी लड़ाई ना हो और जो देशों के जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व किया जा सके। लेकिन यूएन के अंदर उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा था जो कि वर्ल्ड वॉर जीते हुए थे, जैसे कि यूएस, यूएसएसआर और ब्रिटेन, जिन्हें ज्यूस लोगों ने वॉर में सपोर्ट किया था। और इस टाइम पे ऐसा माना जाता था कि ज्यूस कम्युनिटी के लोगों को उनका खुद का देश इजराइल उन्हें वापस मिलने वाला है। ब्रिटेन ने ज्यूस लोगों को उनका देश वापस दिलाने के लिए जो बेलफल ऑफ डिक्लेरेशन था उसे यूएन में दे दिया। इसके बाद हुआ कुछ यूं कि फरवरी 1947 में ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी ईस्टर्न ने कहा कि फिलिस्तीन ब्रिटेन के कंट्रोल से बाहर है और ज्यूस को फिलिस्तीन में शिफ्ट कराने वाला जो मोर्चा है इस पर यूएन को डिसीजन लेना चाहिए। तो यूएन ने इस कॉन्फ्लिक्ट के टॉपिक पे कहा कि इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, एक देश इसराइल नाम से बना के ज्यूस लोगों को दे देना चाहिए, उसी एरिया पर फिलिस्तीन देश बनाकर फिलिस्तीनियों को दे देना चाहिए, और जो जेरूसलम का जो एरिया है इस पर दोनों देशों का अधिकार नहीं होगा, इसको यूएन अपने कंट्रोल में रखेगी। लेकिन यूएन सारे देशों से मिलकर बना एक ऑर्गेनाइजेशन है और ऐसे मुद्दों पर यूएन में बेसिकली वोटिंग होती है और वोटिंग से ही डिसीजन लिया जाता है कि किसी भी डिसीजन का क्या होगा। इसके बाद वोटिंग होती है जिससे ज्यादातर देश इसके सपोर्ट में होते हैं। उस समय पर इंडिया एक ऐसा देश था जो कि एक नॉन मुस्लिम देश था और जिसने फिलिस्तीन के सपोर्ट में वोट किया था कि फिलिस्तीन का बंटवारा नहीं होना चाहिए। हालांकि इसके पीछे का रीजन ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो कश्मीर पर जो कॉन्फ्लिक्ट है इसका मैटर भी कहीं ना कहीं यूएन में अटका हुआ है और जो डिसीजन है वो कहीं ना कहीं पार्टीशन के रूप में जाती है। तो ऐसा कश्मीर के मुद्दों पर ना हो इसलिए इंडिया ने फिलिस्तीन का सपोर्ट किया, लेकिन वोटिंग पार्टीशन के फेवर में चली जाती है। जिसके बाद 1947 में यूएन डिवाइड करके एक मैप रिलीज करता है कि कुछ इस तरह से फिलिस्तीन का पार्टीशन होगा और कौन सा एरिया किसके हिस्से में जाएगा। 1947 में के इस डिसीजन के पहले 1946 में मैप कुछ इस प्रकार का था, जिसमें ये वाला जो हिस्सा है इसमें बेसिकली ज्यूस पॉपुलेशन थी। लेकिन जो यूएन ने जो मैप रिलीज किया था वो फिलिस्तीनियों के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग मोमेंट था, क्योंकि इजराइल को वह भी एरिया मिला जहाँ पर ज्यूस पॉपुलेशन नहीं थी। यूएन के द्वारा ये ऑफिशियल मैप था जो रिलीज किया गया था पार्टीशन के हिसाब से, और ये वाला जो एरिया है यह जेरूसलम है जिस पर यूएन का कंट्रोल था। इस पार्टीशन से जो अरब देश थे वे बिल्कुल भी खुश नहीं थे, लेकिन जो ज्यूस थे वो काफी ज्यादा खुश थे अपने देश इजराइल को वापस पाने से। कुछ टाइम बाद जो ब्रिटिशर्स थे जो इस एरिया पर रूल किया करते थे वो चले जाते हैं। ब्रिटिशर्स के जाने के अगले ही दिन अरब कंट्रीज मतलब कि इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरब, लेबनान, यमन और इराक, इन सभी ने मिलकर इजराइल के ऊपर एक वॉर स्टार्ट कर दी, जिससे लगा कि इजराइल इस वॉर को हार जाएगा। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा, सारे अरब देशों को हार का सामना करना पड़ा और यूएन ने जो एरिया डिसाइड किया था इजराइल के लिए उससे भी ज्यादा एरिया कब्जा कर लिया इस वॉर के चलते। यूएन ने इजराइल को जो एरिया दिया था वो कुछ इस प्रकार का दिखता था, लेकिन ज्यूस ने वॉर के बाद ये एरिया कब्जा किया और इजराइल के एरिया में शामिल कर लिया। और इजराइल के इतने स्ट्रांग होने का रीजन ये है कि अगर इजराइल इस वॉर को हार जाता तो इजराइल जानता है कि अरब देशों द्वारा ज्यूस लोगों को फिर से मारा जाएगा, क्योंकि सारी अरब देश ज्यूस के इजराइल जो कि कभी फिलिस्तीन हुआ करता था, जो कि उससे भी पहले किंगडम ऑफ द इजराइल हुआ करता था, वहां से भगाकर पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते थे। तो इस वॉर को हारने से ज्यूस और इजराइल का अस्तित्व ही मिट जाता। इसलिए इजराइल का एग्जिस्टेंस कायम रखने के लिए ज्यूस लोगों ने अपनी पूरी जी जान लगा दी इस वॉर में और सारे विरोधी देशों को एक साथ हरा दिया। हालांकि इसके बाद भी इजराइल के खिलाफ मल्टीपल इवेंट्स हुए, जैसे कि स्विस कनाल कॉन्फ्लिक्ट, इजराइल वर्सेस पीएलओ, इजराइल वर्सेस हमास एंड मच मोर। सभी चीजों में इंडिया का जो स्टैंड रहा है वो काफी मिक्स सा रहा है। शुरू में इंडिया ने खुलकर फिलिस्तीन का सपोर्ट किया। 1947 में इंडिया ने वोट भी किया था फिलिस्तीन के फेवर में यूएन में, लेकिन बाद में आगे चलकर इजराइल को भी रिकॉग्नाइज कर लिया गया। 1918 में इंडिया ने फिलिस्तीन एम्बेसी भी इस्टेब्लिश किया। इस मुद्दे पर महात्मा गांधी जी ने कुछ ऐसा कहा कि फिलिस्तीन अरबों का है जैसे कि इंग्लैंड इंग्लिश का है और फ्रांस फ्रेंचों का है। और 2017 में इंडिया के पीएम मोदी जी इजराइल जाने वाले पहले पीएम बने और उसी टाइम पर सुषमा स्वराज ने कहा कि इंडिया का फिलिस्तीन पे स्टैंड कभी नहीं बदलेगा। और 2018 में भी इंडिया के पीएम फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के एक सिटी रमल्ला पर विजिट कर यासिर अराफात जो टॉम्ब है उस पर श्रद्धांजलि भी दी थी, जो कि पीएलओ के लीडर रह चुके हैं। हालांकि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही इंपॉर्टेंट देश हैं। हर चीज़ों को तो इस वीडियो में एक्सप्लेन करना मुश्किल है, लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका जो मेन रीजन है उसके बारे में अब आपको पता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और भी ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।